हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा। और आपकी सीरीज खत्म हो चुकी है हिस्ट्री की, ठीक है। और हम लेके आ गए हैं अब नई सीरीज, ठीक है। नई सीरीज लेके आए हैं और नई सीरीज आज जो स्टार्ट होगी क्लास 10th की है, लेकिन जो स्टार्ट होगी वो होगी आपकी सिविक्स, ठीक है। अब सिविक्स की जो सीरीज है, सिविक्स को स्टार्ट करने का हमने जो स्टार्ट करेंगे, इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। इसका नाम है फेडरलिज्म। अब उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिविक्स पढ़ना जरूरी क्यों है, सिविक्स को इतना क्रूशियल क्यों माना जाता है। देखो, आपके एकेडमिक्स लेवल तक तो इसको सिविक्स ही बोलते हैं, इसको हम पॉल साइंस और बोलते हैं, ठीक है। पॉल साइंस बोला जाता है, पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोला जाता है, ठीक है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ठीक। इसके अलग अलग नाम है। अब ये जो सेकंड चैप्टर जो है आपका, ठीक है, फेडरलिज्म, बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका क्या, ठीक, संघवाद। क्या होता है संघवाद, ठीक है। तो संघवाद की परिभाषा क्या है, डिस्कस करेंगे हम इसमें। व्हाट इज फेडरलिज्म, इसका ओवरव्यू देख लीजिए एक बार इस चैप्टर में। प्रीवियस चैप्टर यानी कि प्रीवियस चैप्टर अभी हमने पढ़ाया नहीं आपको, पावर शेयरिंग। पहले हम ये चैप्टर लेके आ रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा क्रूशियल है पावर शेयरिंग से, ठीक है। पावर शेयरिंग भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। हो सकता है इसके पैरेलल सीरीज ही रख दूं मैं पावर शेयरिंग की भी, कि एक एक वीडियो करके, ठीक है। और यहाँ हो सकता है पैरेलल सीरीज में ज्योग्राफी की चलाऊं, क्लियर, क्योंकि डिमांड ज्योग्राफी की भी उठ रही है, तो इसीलिए कुछ वो डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड क्या है, ठीक। तो इन द प्रीवियस चैप्टर जो था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। क्या होता है कि जो पावर इंडिया के अंदर जो पावर बटी हुई है, पावर का जो विभाजन कर रखा है वो अलग अलग लेवल पे कर रखा है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आपकी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और उसके बाद आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिनको हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी या पंचायत वगैरह, ठीक है। तो ये तीन टाइप का इंडिया का गवर्नमेंट बटा हुआ है। टीयर वन, इसको हम टीयर वन बोलते हैं, टीयर वन गवर्नमेंट, ठीक है। ये हमारा टीयर टू, ठीक, और ये हमारी टीयर थ्री। कुछ इस तरीके से चीजें चलती हैं आपकी, क्लियर। तो पूरा का पूरा चैप्टर इसी चीज पर निर्धारित करता है आपका, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे कि जो पावर शेयर होती है, कैसे नेशनल लेवल की गवर्नमेंट कैसे पावर शेयर करती है, किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, यानी कि कैसे आपकी केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के साथ जो है पावर का विभाजन कैसे करती है, उसके बारे में डिस्कशन चलेगा। इट इज मोस्ट कॉमनली रेफर्ड एज फेडरलिज्म, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जो पावर शेयरिंग होती है, पावर का विभाजन होता है, उसी को, वही आपके किसके अंतर्गत आता है, आपके फेडरलिज्म के अंतर्गत आता है, क्लियर। वी बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स। सबसे पहले जनरल टर्म्स में हम देख लेते हैं फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, क्लियर। तो एक बात ध्यान रखिए, फेडरलिज्म जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल चैप्टर है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्रूशियल का मतलब क्या है कि ये आपके एग्जाम के परसेप्शन से भी अच्छा खासा चैप्टर है, बोर्ड के एग्जाम जो होंगे आपके, क्लियर। उसके बाद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। बाकी जो चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिस और थ्योरी, कैसे हमारे यहाँ पे जो संघवाद है, फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं ए डिस्कशन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इज फॉलोड बाय। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, ठीक है, कुछ प्रावधान दे रखे हैं, एन एनालिसिस ऑफ द पॉलिसीज, ठीक है, एंड पॉलिटिक्स दैट इज स्ट्रेंथन्ड फेडरलिज्म। तो हम देखते हैं बेटा कि फेडरलिज्म होता क्या है, ठीक है। लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, ठीक, क्या हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि अपना बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। बैकग्राउंड में हमने लोगों ने जो देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बारे में कि बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी शो इन द लास्ट चैप्टर, यानी कि पावर शेयरिंग नाम का जो चैप्टर था उसमें आपने केस पढ़े होंगे, किसका, बेल्जियम का, श्रीलंका का, उसके बारे में। तो यहाँ पे उसी से हम थोड़ा सा चीजें स्टार्ट करेंगे, क्लियर। You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was, बेल्जियम ने क्या करा था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करे थे।
टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस किया, एंड गिव इट टू गिव दिस पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट, और उसने क्या करा, आपके रीजनल गवर्नमेंट को पावर्स दे दी थी बेटा, ठीक है। रीजनल यहाँ पे किससे बोला गया है, मान लो अपने यहाँ रीजनल कह सकते हैं स्टेट को, ठीक है। तो इंडिया के परसेप्शन में हम देखते चलेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट को इसने क्या करा, पावर दे दी थी। रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, दे हैड देयर रूल्स एंड पावर्स, ठीक है। जो आपकी रीजनल गवर्नमेंट थी पहले से थी बेल्जियम के अंदर, और उनका अपना रूल था, अपनी पावर्स थी। ये देखिए इसमें क्या है, बट ऑल दिस पावर वर गिवन टू दिस गवर्नमेंट एंड कुड बी विथड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो सारी पावर्स होती हैं आपको पता है दी जाती है इन गवर्नमेंट को, लेकिन इनको विथड्रॉ भी कर सकती है आपकी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। कब, तो ये सब सिनारी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि पावर शेयरिंग होती है, पावर का विभाजन होता है। हमने देखा था 1993, ठीक है, took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government। यानी कि क्या हुआ, रीजनल गवर्नमेंट को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई दैट नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे अडिपेंडेबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपकी स्लाइड आई है इसमें देखिए कि इसमें आपकी पावर तो दी जाती है, लेकिन वो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विथड्रॉ कर ली जाती थी, बट ऑल दिस पावर वर गिवन टू दिस गवर्नमेंट एंड कुड बी विथड्रॉन बाय द सेंट्रल, और विथड्रॉ कर ली जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे 1993 में जो चेंज आया, अब जो रीजनल गवर्नमेंट को जो पावर मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्या नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद 10 बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां से आपका बेल्जियम जो होता है कहां शिफ्ट हो रहा है, आपका यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। क्लियर, तो ये सिस्टम हो गया था किसका, हमारे बेल्जियम का। अब श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में हम लोगों ने देखा था कितना सारा मारकाट और ये सिविल वॉर वगैरह चला था, सिनाला वाली बात चली थी, ठीक है, सिनालिस, ठीक है, वहां सिनाला ग्रुप ज्यादा था, ठीक। उसके बाद एलटीटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आपने अगर थोड़ा सा भी एक्टिव रहते हैं तो आपने एक सीरीज देखी होगी, फैमिली मैन 2, ठीक है, फैमिली मैन 2, वो कुछ श्रीलंका के इसी केस पे निर्धारित थी, ठीक है। श्रीलंका के अंदर जो सिनाला और तमिल लोगों के बीच में जो रट्टा हुआ था, ठीक है, सिनालिस और तमिल लोगों के बीच में जो रट्टा हुआ था, एलटीटी ग्रुप था वहां पे, ठीक है, राजपक्षे की सरकार वगैरह। तो फैमिली मैन जो 2 थी वो इसी से डिपेंडेबल थी। इन लोगों ने क्या नहीं करा था, इन लोगों ने बेटा पावर शेयरिंग नहीं करी थी, इनने पावर का विभाजन नहीं करा था। इसकी वजह से वहां पे क्या हुआ था, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, ठीक है, सिविल वॉर। और इन्होंने पॉलिसी कौन सी अपनाई थी, मेजोरिटेरियनिज्म की, मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, किसने, आपके श्रीलंका ने। लेकिन आपके बेल्जियम ने जो पॉलिसी अपनाई थी, बेल्जियम की पॉलिसी की अगर बात करें तो उनने अपनाई थी अकोमोडेशन पॉलिसी, ठीक है। अकोमोडेशन का मतलब होता है सबको एकजुट करना, और मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है कि सिर्फ जो मेजोरिटी में है उनकी सरकार की बात हो रही है। तो ये सब चीजें क्या, तो श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ए यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट अपने पास पावर रखना चाहती थी। उसके बाद क्या होता है कि आप देखिए, उसके बाद है कि तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम। लेकिन तमिल के लीडर्स चाहते थे कि श्रीलंका के अंदर फेडरल सिस्टम हो, सबको पावर मिलनी चाहिए। लेकिन श्रीलंका की जो बड़ी पार्टी थी, यानी बड़ी पार्टी कौन सी, आपकी जो सिनाला ग्रुप था, ठीक है, सिनालिस, बुद्धिस्ट के फॉलोअर थे, बुद्धिस्ट को ही बचाना चाहते थे, तो सिनाला। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये परफेक्ट डेफिनेशन है आपके फेडरलिज्म की, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी, जिसमें क्या होता है, जो आपकी पावर जो डिवाइड होती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ द कंट्री, और जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स होती है कंट्री की, वहां पे पावर को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि ये होती है पावर, ठीक है, और पावर को क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। ये देखिए इस एनिमेशन के माध्यम से आपको पता चलेगा कि पावर कैसे विभाजित होती है, ठीक है। ये देखिए अब इसमें क्या है, ये है हमारी पावर, क्लियर। पावर को कहां, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया,
कॉन्स्टिट्यूएंसी यूनिट कहीं भी हो सकती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो मोदी रखा हुआ है ये क्या है, पावर, और इस पावर को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। और पावर का विभाजन तो तुम भगवानों से भी देख सकते हो, गॉड से, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको अलग अलग, कोई एक को क्रिएटर बनाया गया, एक क्या करा गया, डिस्ट्रॉयर बनाया गया, दूसरे क्या करते हैं, मतलब उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब चीजें, ठीक है। तो क्या, जैसे बताते हैं भगवान विष्णु कौन है, प्रोटेक्टर है, भगवान शिव कौन है, डिस्ट्रॉयर है, और भगवान ब्रह्मा जी कौन है, वो मेकर है, उन्होंने ही पूरी सृष्टि का निर्माण करा है। तो इसी तरीके से जब भगवान को ही सिर्फ एक गॉड को पावर नहीं दी गई, वहां पे भी तो हमने क्या करा, पावर शेयरिंग करी है ना, भगवानों के बीच में भी तो पावर शेयर है कि नहीं है, आप बताइए, ठीक है। जैसे अग्नि की पावर तो अग्निदेव भगवान है, ठीक है, वायु की पावर तो वायुदेव है, अगर बारिश चाहिए तो इंद्रदेव है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग गॉड तक में पावर का क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया है। तो ये तो हम भैया किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी नॉर्मल पावर की, सिर्फ सत्ता की पावर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, नॉर्मल सी बात है, फेडरेशन जो होता है उसकी दो लेवल की गवर्नमेंट बताई गई है, द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट। और गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट हो सकती है, आपकी प्रोविंसेस और स्टेट में। अब कुछ लोग इसमें दिमाग लगाएंगे, कह रहे हैं नहीं नहीं सर और भी तो लेवल होते हैं, हाँ बेटा होते हैं फेडरेशन, लेकिन अभी वो आगे, ठीक है, अभी हमारा चैप्टर जो है यहीं तक बात कर रहा है, थर्ड लेवल और आएगा आपका, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं उसके बारे में, ठीक। रेस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और जो आपकी एंटायर कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जो भी नेशनल इंटरेस्ट के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और जो आपकी प्रोविंस या स्टेट गवर्नमेंट होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट, यानी कि ये उनके राज्य में क्या चल रहा है, राज्य की गवर्नमेंट होती है वो, ठीक है, तो वो अपने निर्धारित राज्य को देखती है। क्लियर, उसके बाद सॉरी प्लीज, बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, दोनों लेवल की गवर्नमेंट जो होती है एंजॉय करती है अपनी पावर को इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, एक दूसरे से आजाद है, ठीक है, कोई डिपेंडेबल नहीं है ये। तो ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 192 कंट्रीज है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो फेडरल सिस्टम है वो बहुत कम कंट्री में है, ठीक है, फेडरल सिस्टम इसमें जो बताया गया है आपका, ये प्रेजेंट आपकी जो बुक बोलती है उसके ऊपर जो स्लाइड्स वगैरह उस पे है, ठीक है, हो सकता है अभी चेंज हो गया हो, प्रेजेंट टाइम में अगर ये चेंज भी हो सकता है तो मैं उसको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, अगर क्लैरिफिकेशन होगा तो, ठीक है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू योर बुक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो 19 कंट्रीज तो बहुत सारे हैं, ठीक है, 205, कहीं कहीं 205 कंट्री बोलते हैं, कहीं 204 कंट्री बोलते हैं, कहीं 203, लेकिन उनको बहुत सी जगह पे काउंट नहीं किया जाता, टेररिज्म की वजह से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इन सब की वजह से इनको काउंट वगैरह नहीं किया जाता है। क्लियर, तो उसके बाद ठीक, तो क्या आप इतना ध्यान रखिए, यहाँ पे बात की गई है 192 कंट्री में से 192 में से 25 कंट्री कैसा क्या फॉलो करती हैं, आपका फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। उन्हीं में से भारत, हमारा प्यारा भारत एक ऐसा देश है जो क्या कर रहा है, फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रहा है। इस तरीके से देख सकते हैं देश की, मतलब वर्ल्ड की ये सारी बहुत सारी कंट्री हैं जितनी भी रेड रेड दिख रही हैं, ये सब क्या सिस्टम का फॉलो कर रही हैं, आपकी फेडरल। लेकिन एक खूबसूरत बात क्या है, जो 25 कंट्री हैं, 25 of the world 192 countries have federal political system, their citizen make up 40%, यानी कि इन 25 कंट्री का की पॉपुलेशन कितनी है, इनकी 40%, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, एक 25 कंट्री की एक पॉपुलेशन 25 कंट्री की पॉपुलेशन 40% है, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपको पता है कितनी है, तो 40% तो इन्हीं 25 कंट्रीज में से है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा नंबर है, तो ये क्या कर रही है, 25 कंट्री हमारा फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रही है, बाकी 60% अलग अलग सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरेशन, आपकी ज्यादातर जो लार्ज कंट्री हैं, ठीक है, वर्ल्ड की, वो कैसी हैं, फेडरल कंट्री हैं, फेडरल सिस्टम उनके यहाँ पे है। क्लियर, उसके बाद क्या है कि कैन यू नोटिस, ये छोटू क्या कह रहा है, छोटू कह रहा है कैन यू नोटिस एन एक्सेप्शन टू दिस रूल इन दिस मैप, क्या एक्सेप्शन है इस मैप पे, आप देख सकते हैं। अब देखिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये वाला, डिफरेंस क्या होता है यूनिटरी के बीच में, यूनिटरी सिस्टम के बीच में और फेडरल सिस्टम के बीच में।
डिफरेंस बताना है आपको, क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लिख सकते हो आप, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और इससे बोर्ड का एक क्वेश्चन आता ही आता है। आज मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, मार्कर का कलर चेंज करते ही हमारे बोर्ड भाई साहब में दिक्कत आ जाती है, थोड़ा ये रोने लगते हैं ना, तो देखिए अब वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो मार्कर का कलर आज थोड़ा सा ब्लू ब्लू कर लेते हैं, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा क्योंकि लाइट पे लाइट सही नहीं लगता। आज येलो करते हैं, येलो येलो डर्टी फेलो, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड द फेडरल सिस्टम क्या है, सबसे पहले आइदर देयर इज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ तो एक लेवल की गवर्नमेंट होगी, ठीक है। फेडरल सिस्टम में मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल में क्या होता है, एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। इसमें वन लेवल की गवर्नमेंट होती है, इसमें मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या होती है आपकी, लोकल गवर्नमेंट क्या कह सकते हैं आप, सब ऑर्डिनेट होती है, ठीक है, सब ऑर्डिनेट, ठीक है, सब ऑर्डिनेट होती है, ठीक। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं फेडरल सिस्टम में क्या होता है आपका, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट ऑर्डर लोकल गवर्नमेंट, यानी कि लोकल गवर्नमेंट यहाँ क्या होती है बेटा, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है यहाँ पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है, क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, नो पावर टू लोकल गवर्नमेंट, और यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम के अंदर यानी कि वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कोई भी पावर नहीं दी जाती है किसको, आपकी, ठीक है, कोई भी पावर नहीं, नो पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को कोई भी पावर नहीं दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज ओन पावर, और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या होता है आपके फेडरल सिस्टम के अंदर हमारा, कि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की पावर्स होती है। तो आप देख रहे हो कि फेडरल सिस्टम के जो पॉइंट्स ही डिफाइन कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा सिस्टम है। आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये क्या होती है आपकी, आंसरेबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ आर आंसरेबल टू पीपल। यहाँ सिर्फ जवाब जो देना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है, वो देना पड़ता है लोगों को, ना कि किसी गवर्नमेंट को। और ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है, जहां पे इन लोगों का रूल होता है वहां सारी चीजें सही रहती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है हमको सब ऑर्डिनेट है, हमको कुछ भी करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश लेने पड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक ऑर्डर नहीं करेगी तब तक आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करती है, ठीक है, आजाद है वो। यहाँ पे हम सब ऑर्डिनेट है, यानी कि सब ऑर्डिनेट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका कौन होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो ये जो लग जाते हैं ये सब ऑर्डिनेट होते हैं। डीएम, एसडीएम, तो डीएम का, एसडीएम को कोई काम करना होगा तो एसडीएम डीएम से पूछेगा ना, तभी तो होगा। तो वही सब चीजें इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म, देयर आर टू और मोर लेवल। अब देखिए वही बात आ गई जो मैं पहले बोलना चाहता था, क्योंकि तुरंत बच्चे आजकल बहुत होशियार हो गए ना, तुरंत एक्टिव रहते हैं, तुरंत ये बच्चे कोशिश करते हैं ये देखने की टीचर कहाँ गलती कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए फेडरल सिस्टम, ठीक है, फेडरल, स्टेट, काउंटी, लोकल। अब ये क्या, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। काउंटी गवर्नमेंट यानी कि हमारे यहाँ नहीं होती है, इसको हमने बेल्जियम के टाइम पे देखा था, इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो क्या होता है, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है। सेकंड बात क्या है कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स। जुडिक्शन का मतलब होता है द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, ठीक है, एक ऐसा एरिया जहां पे किसी को एक लीगल अथॉरिटी दी गई है, क्लियर। उसके बाद स्पेसिफिक मैटर जैसे लेजिस्लेशन का मैटर है, ठीक है, टैक्सेशन का है और एडमिनिस्ट्रेशन का है। अब देखो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि कैसे डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट और सेम सिटीजन और ये सब क्या है। तो इसको मैं एक बार आपको एक चीज से समझा देता हूं, उससे अगर आपके समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
देखिए ये हमने क्या बनाया, एक सर्किल बनाया। ये सर्किल क्या है आपका, मान लो कंट्री है, ठीक है, कंट्री है, ठीक है, और कंट्री के अंदर किसकी गवर्नमेंट होती है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये हमारी एक कंट्री है, एक्स एक्स कंट्री है, और एक्स के अंदर गवर्नमेंट है, पूरे एक्स के अंदर किसकी गवर्नमेंट, वो सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक्स की सरकार है, ठीक है। अब देखिए इसी कंट्री के अंदर छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, ये राज्य बने हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, राज्य है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक्स के माने, इसको मान लेते हैं हमारा प्यारा भारत है ये, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, क्लियर, ठीक। ये किसकी गवर्नमेंट, मतलब कौन सा देश है, इंडिया ही है हमारा, ठीक है, और इंडिया के अंदर ये अलग अलग राज्य हैं। अब देखिए पूरे देश के लिए एक गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, एक गवर्नमेंट हो गई। अब ये जो छोटे छोटे राज्य हैं इनके अंदर भी एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना, जैसे योगी जी की सरकार है, हम बोलते रहते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे दिल्ली में आपकी सरकार है, तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं बेचारे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। अब इन्हीं स्टेट्स के अंदर आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट म्युनिसिपल गवर्नमेंट भी होती हैं, जहां पे मेयर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ये सब होते हैं, गांव में प्रधान होता है, तो ठीक है, तो वो लोग भी हैं यहाँ पे। तो हर हर डिस्ट्रिक्ट में ये गवर्नमेंट अलग अलग होती है, नगर पालिका और एमएनसी वो कहते हैं, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह बोलते हैं, तो वो गवर्नमेंट अलग होती है। अब ये जो गवर्नमेंट, ये वाली जो गवर्नमेंट है अलग अलग है, ठीक है बेटा, लेकिन लोग तो सेम ही है। मान लो मैं हूं, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे ऊपर मोदी सरकार, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो राज कर रही है वो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, तो वो मेरे ऊपर भी, वो भी मेरे ऊपर गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें मैं किस राज्य से बिलोंग करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो मेरे ऊपर योगी जी भी गवर्न कर रहे हैं। अब मैं किस किस डिस्ट्रिक्ट में हूं, मैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूं, और फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के कौन से उसमें से आता हूं, म्युनिसिपलिटीज में से, टूलना में से। तो टूलना के जो भी चेयरमैन होंगे वो भी भैया हम पे अधिकार कर रहे हैं, यानी कि मैं एक सिंगल इंसान हूं लेकिन गवर्न बाय द डिफरेंट डिफरेंट ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये बात मैं समझाना चाह रहा था, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो सबकी जुडिक्शन एरिया है, सबका लेजिस्लेशन का, टैक्सेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका अपना अपना एरिया है, क्लियर। द थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द जुडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेसिफाई कर रखा है हर जुडिक्शन को ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके संविधान में इनको स्पेसिफाई कर रखा है, ओके। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये तीन टाइप की भारत के अंदर गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बेटा लोकल गवर्नमेंट, ये तीन प्रकार की गवर्नमेंट है। द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। तो क्या होता है, जो एग्जिस्टेंस है, अथॉरिटी है हर टीयर ऑफ गवर्नमेंट की, वो संवैधानिक रूप से क्या है, गारंटेड है, कि संवैधानिक रूप से उनकी एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी उनको मिलेगी मिलेगी। फिर वो तीनों प्रकार की आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट को भांति भांति नाम से जानते हैं हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, दो नाम है इनके। और उसके बाद द फंडामेंटल प्रोविजन, जो आपके फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आपके जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं किसके, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक टाइप की गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं होते, कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इनके लिए कंसेंट चाहिए भैया दोनों प्रकार की गवर्नमेंट से, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो बोथ लेवल की गवर्नमेंट है उनसे भी कंसेंट चाहिए। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। और सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो ईच लेवल का क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है इनके पास। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट की बात करें, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट कर सकते हैं, एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और वो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स को भी क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये किसके पास, जुडिक्शन के पास क्या होता है, हक होता है, अधिकार होता है, ठीक है। हमारा सिस्टम भी तीन चीजों पर ही चलता है ना,
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 सिस्टम होते हैं। और इनमें अगर कोई भी डाउट हो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इनको बहुत अच्छे 5 या 10 मिनट के लेक्चर के साथ इनको एक्सप्लेन कर दूंगा आपका। उसके बाद द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एम्पायर। अब आपका क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट क्या है, ठीक है, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना। हाईएस्ट कोर्ट यहाँ पे किसे कहा गया है? एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पावर। क्या होता है? हाईएस्ट कोर्ट यहाँ पे एम्पायर का काम करता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है किसके बीच में? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पावर, दोनों गवर्नमेंट के बीच में। मान लो आपकी सीजी है और क्या हो गया एसजी के बीच में किसी बात को लेके क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, लड़ाई होती है, तो वहां पे कौन आपका काम करेगा? हमारा कोर्ट काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? द फेडरल सिस्टम दस है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। अब जो आपका फेडरल सिस्टम है उसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। 2 ऑब्जेक्टिव क्या क्या है आपके? द सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, ठीक है, सेफगार्ड, ठीक है, सेफगार्ड का काम करता है और प्रमोट करता है, क्या बढ़ावा देता है किसको? यूनिटी ऑफ द कंट्री को, कंट्री की यानी कि देश की एकता को ये बढ़ावा देते हैं। टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और क्या करता है आपका फेडरलिज्म का काम क्या है सबसे बड़ा? कि अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि लोगों को रीजनल डाइवर्सिटी यानी कि जो आपकी विभिन्नता है ना, रीजनल वाली विभिन्नता है, ठीक, उनको अकोमोडेट करते हैं, एकजुट करते हैं। कौन? आपका फेडरल सिस्टम ये ऑब्जेक्टिव लेके चलता है। तो बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल सिस्टम? तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, प्लीज। Therefore, 2 aspects are crucial for the institution and practice of federalism. ठीक है, तो क्या है? 2 एस्पेक्ट क्रूशियल हैं किसके लिए? इंस्टीट्यूशन के लिए और फेडरलिज्म की प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब जो गवर्नमेंट होती है आपकी कहाँ पे? डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे जो गवर्नमेंट होती हैं वो एग्री करती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनके पावर शेयरिंग के उन पे, ठीक है, फिर चाहे वो यूनियन हो, लोकल हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट से बंधे होते हैं और एक दूसरे पे इनको क्या करना होता है? ट्रस्ट करना होता है। ट्रस्ट करके, बिना ट्रस्ट के मतलब पावर शेयरिंग में ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। पावर शेयरिंग मतलब जो गवर्नमेंट चलती है इनमें ट्रस्ट का थोड़ा सा तो काम करना पड़ता है, ठीक, अदरवाइज एग्रीमेंट, ठीक है, तो इनके कुछ एग्रीमेंट चलते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट। जो एक आइडियल फेडरल सिस्टम माना जाता है, ठीक है, एक आइडियल संघवादी सिस्टम जो माना जाता है उसके दोनों एस्पेक्ट होते हैं। कौन से? कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ठीक है, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अदर। अब देखिए क्या होता है, जो एग्जैक्ट बैलेंस है आपका किसका? पावर का, बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। तो जो बैलेंस ऑफ पावर होता है, ठीक है, सेंट्रल का, स्टेट का, वो बरी करता है, ठीक है, एक गवर्नमेंट से, एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में क्या करता है? वो बरी करता है, ठीक है, चेंज होता है। क्लियर? अब देखिए ये जो बैलेंस है, ये जो पावर का जो बैलेंस हमने बताया है, डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म, ठीक है। ये सारी चीजें जो फेडरलिज्म और फेडरेशन की हम जो बात कर रहे हैं ये किस पे डिपेंड करती है? हमारे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे, ठीक है, विच द फेडरेशन वाज फॉर्म, जहां पे फेडरेशन को फॉर्म किया गया, ठीक। क्या? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। अब देखिए 2 टाइप के रूट्स होते हैं, ठीक है, जहां पे हम क्या अपना फेडरेशन यानी कि संघवाद, संघ की बात कर रहे हैं, जो संघवाद की बात कर रहे हैं वहां से ये फॉर्म होते हैं। क्या? एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये क्या होते हैं? कमिंग टुगेदर क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर क्या होता है? सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे अच्छा, मतलब एक समझ लीजिए इसका इंपोर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं इसको आप, ठीक है, एक इंपोर्टेंट टॉपिक के तौर पे आप इन दोनों को ले सकते हैं। दोनों बहुत क्रूशियल हैं बोर्ड के अनुसार और दोनों पे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन।
तो ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत ज्यादा क्रूशियल है और इससे कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है बेटा। ठीक है, आप लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन, डिफरेंट वाले बहुत अच्छे पूछते हैं बोर्ड के अंदर, तो आपको ये जो डिफरेंस आते हैं ना, डिफरेंस आपको याद रखने हैं कि कैसे कमिंग टुगेदर क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर क्या होता है। तो मैं आज आपको यही सस्पेंस में छोड़ूंगा इस लेक्चर के साथ, ठीक है, कि आपको खुद मेरे को थोड़ा सा बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि बेटा कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है आपका। और उससे पहले मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था कि आपका जो कोट वाला क्वेश्चन दिया था, ठीक है, एक बार मैं पीछे स्लाइड्स करके जाना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो प्लीज। ठीक, तो आपको इस तरीके से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं देता हूं उनको आप सॉल्व करिए। तभी आप ये मत सोचिए कि एक मतलब बोर्ड से कुछ नहीं, हाँ ये हाईएस्ट कोड किसे बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और आपको थोड़ा सा रिवीजन लेना है किसका, जो मैंने अभी आपको जो स्लाइड पढ़ाई थी, कौन सी वाली, कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में। तो प्लीज ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं ताकि आप खुद थोड़ा सा वर्क करें। आप हमेशा टीचर के भरोसे रहते हैं तो वो मत रहिएगा। आपको मेरे को थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में इनका अंदाजा दे देना है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है। यू हैव टू आंसर ऑल 3 क्वेश्चन, या फिर 2 क्वेश्चन मान लीजिए या 3 क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। गर्मी बहुत पड़ रही है, अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से। और बोर्ड की वीडियो डाल दी गई थी, ठीक है, आप देख लीजिएगा वो वाली वीडियो भी। ठीक, चल रही है वो, कि कैसे बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, कैसे नोट मेकिंग करनी है और कैसे आपको ग्राफिकल टेक्निक से फायदा मिलेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें बीच बीच में ऐसा भी आपके लिए कंटेंट आता रहेगा। जरूरी नहीं हर चीज पढ़ाई से रिलेटेड हो, अलग अलग कंटेंट हम डालते रहेंगे आपके लिए। तब तक मस्त रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू सो मच।